सूरत हाल पर बात करेंगे, सियासी मामलात से जरा हटकर नजर दौड़ाएंगे और पिछले 24 घंटों के दौरान जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ उस ताल्लुक से आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। मगर इससे पहले कि हम इन मामलात पर जाएं, अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। वो 5 बड़ी खबरें जो फॉर्मेट के मुताबिक सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, पढ़ी और देखी जाने वाली खबरें, वो आपके सामने रखते चले। और टॉप 5 में सबसे पहले वज़ीर आज़म के मुतालिक बात करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आज जिम्मेदारी बाज़ाब्ता संभाल ली और नई दिल्ली के अंदर ओहदा ऑफिशियली संभाल लिया। तीसरी बार वज़ीर आज़म बने, कल हल्फ लिया था और आज 17वीं किस्त सबसे पहले किसान सम्मान निधि के तहत जारी कर दी। पहली फाइल पर दस्तखत किया और इससे पहले 9.3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा और तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ लेने के बाद वज़ीर आज़म जिन्होंने साउथ ब्लॉक में वज़ीर आज़म दफ्तर जब पहुंचे तो सबकी नजरें महकमों की तकसीम कारी पर टिकी हैं। थोड़ी देर बाद एक मीटिंग भी है। नई काबीना में 30 काबीनी वज़रा, आज़ाद चार्ज के हामिल 5 वज़राए ममलिकत और 36 वज़राए ममलिकत शामिल किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़रा की काबीना का पहला इजलास जो आज ही कुछ देर बाद होने का भी इम्कान है। 72 वज़रा, वज़ीर आज़म समेत इन तमाम लोगों ने अभी तक जो है वो हल्फ ले लिया है। अब जिम्मेदारियां तफवीज़ की जानी है, उस ताल्लुक से थोड़ी देर में अब चलेंगे। जब मीटिंग होगी तो आपको बताएंगे कि क्या इस वक्त मामला तय पा रहे हैं, किस ताल्लुक से बात हो रही है। लेकिन साथ साथ जरा दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। जम्मू कश्मीर पर सबकी नजरें, जहां पर रियासी जिले में इतवार की शाम मिल्टन ने यात्रियों की बस पर घात लगाकर हमला किया। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो अकीदतमंद थे, इस बस में पहले फायरिंग हुई और उसके बाद यह हादसे का शिकार हुई। कुल मिलाकर 3 खवातीन समेत 9 अफराद जहां बहक हो चुके हैं, 33 के करीब जख्मी हैं। शाम 6:15 पर फायरिंग की इतला मौसूल हुई। 53 सीटर बस जो कि सड़क हादसे का शिकार हुई, लेकिन उससे पहले जैसे उसको मिलिटेंट्स ने निशाना बनाया और इलाके के अंदर कार्रवाइयां चल रही हैं। आगे चलकर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। जो जसद थे आज तमाम लोगों के, वो या जिन लोगों ने जान गंवाई, वो अपने अपने इलाकों के लिए रवाना कर दिए गए। तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे, जहां पर कुलगाम के अंदर एक कार्रवाई की गई। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर अमीर खान, जिनकी हिदायत पर तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद गानी, जिनको मेन टाउन कुलगाम में एक मटन शॉप मालिक की जानिब से मुर्दा जानवरों के मटन की फरोख्त की शिकायत मौसूल हुई थी और बाज़ाब्ता तौर पर आज कार्रवाई हुई और महकमा फूड सेफ्टी कुलगाम, MC कुलगाम, महकमा मवेशी पालन और कुलगाम पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान जो मटन फरोश था नज़ीर अहमद गनई, इसकी दुकान का मुआयना किया और मुर्दा जानवरों के मटन की फरोख्त की शिकायत मौसूल होने के बाद यह कार्रवाई हुई। फूड सेफ्टी एक्ट की सेक्शन 56 और 58 के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगते हुए गैर सेहतमंदाना हालात में मौके पर तफ्तीश हुई और दुकानदारों का चालान काटा गया और इस तरीके से दुकानों को भी सरबे मोहर कर दिया गया। ये सारी चीज़ें उस वक्त सामने आई जब त्योहारों का भी मौसम है और ईद से कबल इस तरह की चीज़ें इंतजामिया के नोटिस में आई, कार्रवाई अमल में लाई गई। चौथी खबर आपके सामने, गजा के अंदर जंग को 8.25 महीने बीत चुके हैं और इसराइल, जहां पर एक काबीनी वजीर गेंटर हैं, उनकी तरफ से गजा जंग से मुतल्लिक इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसियों से इख्तलाफ पर जंगी काबीना की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया है। वॉर कैबिनेट से अलग हो गए हैं और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू काबीना में वाहिद सेंट्रिस्ट रुकन के इस्तीफे से नेतन्याहू की हुकूमत को फौरी तौर पर कोई खतरा लाहक नहीं है, ताहम उनकी जाने से इजरायली हुकूमत सेंट्रिस्ट ब्लॉक की हिमायत हो सकती है। साथ ही ये भी रिपोर्ट्स हैं कि गुज़श्ता महीने गेंटर ने नेतन्याहू को गजा जंग में हमास के खिलाफ वाज़ेह हिकमत अमली बनाने के लिए 8 जून तक की डेडलाइन दी थी, ताहम नेतन्याहू ने उनके अल्टीमेटम को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया था और इस्तीफे के बाद मकामी टीवी के इंटरव्यू में भी बेनी गेटर ने यह कहा कि नेतन्याहू जंग में हमें हकीकी कामयाबी की जानिब बढ़ने से रोक रहे हैं और इसलिए हम इमरजेंसी में काबीना छोड़ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें उस वक्त आई जब इस जंग में 40,000 के करीब हलाकतें 7 अक्टूबर 2023 के कार्रवाई के बाद या इस हमले के बाद हो चुके हैं। 5वीं खबर आपके सामने, जहां कार्रवाई जम्मू के अंदर चल रही है, कठुआ में भी जम्मू सूबे के अंदर आज कार्रवाई हुई और तस्वीर आपके सामने है, कत्ल का एक केस सामने आया। ये हीरानगर तहसील है और रात का वक्त था जब कहा गया कि घर से कुछ फासले पर गांव के मेले में एक जो मेला गांव है, यहां पर गला काटी हुई या इस तरह की बर्बरता जिस लाश के साथ की गई थी, वो यहां पर इस इलाके से इस शख्स जो कि तकरीबन 3.5-4 घंटों तक लापता रहा और कहा गया कि बाद में जाकर पता चलता है कि गला कटी लाश इसकी बरामद हुई। घर वालों में काफ़ी गमो गुस्सा पाया गया। उसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आई जहां पर लोग मेरा मोड़ पर पहुंचे और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया। असल मामला जो था वो ये
कि तहकीकात फौरी तौर पर होनी चाहिए और अचानक से कैसे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवाल उठने लगे हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद लोगों ने रेलवे ट्रैक को भी बहाल किया। हाईवे पर भी तकरीबन 3.5 घंटों तक गाड़ियां बंद रही और ये सारा सिलसिला उस वक्त चला जब हम देख रहे थे कि इस इलाके के अंदर ऑपरेशन हो रहा था, जब इस इलाके के अंदर प्रोटेस्ट शुरू किया गया था। ये तो वो खबरें थी जो आपके सामने हमने फॉर्मेट के मुताबिक जो टॉप 5 में रखी हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले रियासी चलेंगे और कोशिश होगी कि अपने मेहमानों के पास भी थोड़ी देर में चलेंगे। और सबसे पहले अपडेट जरा आपको बता दें कि रियासी हमले के बाद से एनआईए की तरफ से तहकीकात शुरू कर दी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम जम्मू में इस वक्त मौजूद है। हमले के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन चल रहे हैं। सीआरपीएफ की इजाफी नफरियां तैनात कर दी गई हैं क्योंकि इस दहशतगर्दाना कार्रवाई के अंदर राजस्थान के 4, उत्तर प्रदेश के 3 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। और ओवरऑल अभी तक जो मौसूला इतलात हैं, मरने वालों की तादाद 9 जबकि जख्मियों की तादाद कुल मिलाकर 33 तक है, जिसका मतलब यह है कि सूरत हाल बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। थोड़ी देर में हमारे साथ मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। तस्वीरें जरा आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाते हैं। ये वो फुटेज है जो तकरीबन हादसे से 15 मिनट पहले की बताई जाती है, जब बस शिवखोड़ी से निकलती है और उसके पीछे एक और गाड़ी होती है और तकरीबन 15 मिनट के बाद इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आता है। ये तो एक तस्वीर। अब अटैक की दूसरी तस्वीरें भी साथ साथ दिखाएंगे। सीआरपीएफ की इजाफी नफरियां जो इन इलाकों में तैनात की गई है। फॉरेंसिक टीम भी आज सुबह ही हमले के फौरन बाद पहुंच गई थी। ये वो बस है जिस पर पहले फायर हुए, उसके बाद गोलियां जब लगी तो ड्राइवर ने हड़बड़ाहट में गाड़ी नीचे फेंक दी। अपने साथ उसने बाकी 9 लोगों की जो है वो इस हादसे में जान चली गई। सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त चप्पे चप्पे को छान रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मुतासरीन में राजस्थान के 4 मकामी बाशिंदे हैं, जिनमें एक 2 साल का लड़का भी है। 3 का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से शामिल है और गोलियां लगने से पहले कहा गया कि 41 यात्री जख्मी हुए थे और बाद में 42 इनकी तादाद बताई गई। 33 ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से जिनकी हालत खतरे से बाहर है लेकिन जख्मी हालत में अस्पतालों में जेर इलाज है। जम्मू और रियासी अजला के 3 अस्पतालों में ये जेर इलाज हैं। तकरीबन 6:10 या 15 मिनट के आसपास इस वाक़े की इतला मौसूल होती है जब मुल्क को नया वज़ीर आज़म मिला, बल्कि 3rd टर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी की शुरू हो रही थी। तो उसी दौरान शिवखोड़ी मंदिर से वापस ही अकीदतमंद लौट रहे थे। खबर आती है कि इस तरह का अलमनाक हादसा जम्मू कश्मीर के अंदर पेश आया है। चलिए इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शेषपाल वैद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, साबिका रियासत और मौजूदा यूटी आप कह लीजिए। यहाँ पर पूरे निज़ाम को बेहतर तरीके से जानते हैं और ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है इस पर जो सियासी मुबसरीन है वो अपनी राय तो कायम कर ही रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उन लोगों की बात समझना या उनके तज्जिए को भी बेहतर तरीके से छोटी छोटी बारीकियों को समझना जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को हमेशा बेहतर करने के लिए और सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने की कोशिश में मसरूफ रहे हैं। ऐसे शेषपाल वैद साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका 5 के पंच में वक्त देने के लिए। मैं शुरुआत इससे करूंगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप कहते हैं कि 90s में आप पर एक अटैक हुआ। नॉर्थ कश्मीर का आप जिक्र करते हैं वैद साहब, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जिस तरीके से आप उस वक्त वाली बात बता रहे थे, कुछ वैसा ही आज 2024 में हमारे सामने हुआ है, खास तौर से जो कल का इंसिडेंट है। आपका नुक्ता नजर इस पर। बिल्कुल, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा हादसा है और पहला इतना बड़ा टेरर अटैक रियासी में हुआ। आप जानते हैं कि पिछले साल 1.5 साल से रजौरी पुंछ में बहुत सारे इंसिडेंट हुए और पाकिस्तान से एक या कितने लोग हैं एग्जैक्ट नंबर किसी को मालूम नहीं, डिफरेंट एस्टिमेट लगते हैं, कोई बोला 20 हैं, कोई 25 हैं, टेररिस्ट के ग्रुप अंदर रजौरी पुंछ में आए हैं। और आपने देखा पिछले साल 1.5 साल में किस तरह से आर्मी की पर अटैक हुआ। हाल ही में कुछ दिन पहले मई 4 या 5 मई को एयरफोर्स के 2 जवानों पर हमला हुआ, किस तरह वो 2 जख्मी हुए और बाद में उनकी शहादत हुई। तो इस तरह वीडीसी पर रजौरी में अटैक हुआ था। आर्मी के कन्वाय पर काफी बार पुंछ और रजौरी में अटैक हुए। तो ये पूरा इलाका रजौरी पुंछ का पाकिस्तान डिस्टर्ब करने कर रहा है। और हम कि जो हमारा शिवखोड़ी है, बहुत जो आते हैं
कटरा में है, उनमें से बहुत सारे लोग शिवखोड़ी जाते हैं। पिछले 10-15 साल से ये काफी पॉपुलर श्राइन बनने लगी थी और इसमें काफी मिकदार में लोग जाते हैं। तो जरूरी है कि इस इलाके को प्रॉपरली सिक्योर किया जाए। मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वहाँ उनके जो पिलग्रिम्स आते हैं, उनकी फ्रिस्किंग के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयमेंट होती है। लेकिन कल ये जो हादसा हुआ है, आप इसकी टाइमिंग देखिए। जब प्रधानमंत्री तीसरी टर्म का वो आप शपथ ले दिल्ली रहे थे। में शपथ ले रहे थे, और उस समय ये होता है। वहां आरोपी थी या नहीं थी, ये एक मैटर है जो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस को और सीनियर पुलिस ऑफिसर को देखना चाहिए। अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी, जी। थी तो फिर ये किस तरह से वहां अटैक करने में कामयाब हुए। वीडियो में दिखा रहे हैं एक जीप पीछे उसके जा रही थी बस के, उसका वो कौन जीप है, उसका क्या रोल इसमें रहा है। और ये जो टेररिस्ट जब इतनी प्रेजेंस और अटैक रजौरी पुंछ में हो रहे हैं, तो हमने इस एरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, ये भी एक सवाल उठेगा। तो मैं समझता हूँ इसमें ये जो हादसा हुआ है, इसमें कोशिश ये होनी चाहिए जल्दी से जल्दी ये टेररिस्ट जो इनका नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये किस तरफ भागे हैं, इनको ट्रैक डाउन करना चाहिए। और इनको जल्दी से जल्दी लोकल लोगों की मदद लेके, वहाँ जो बीडीजीज हैं उनकी मदद लेकर, और लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है ये आइडेंटिफाई करना कि किस तरफ गए हैं, इनको वैद साहब, जल्दी से आपने ट्रैक आपने डाउन करके इनको बड़े इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ तवज्जो न्यूट्रलाइज दिलाई है। मैं एक चीज और भी आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप इन एरियाज की जो टोपोग्राफी है वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। सिविलियंस को टारगेट करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या ये स्ट्रेटेजी या तो सरहद पार से जो आका जो करवा रहे हैं इन तमाम लोगों को, वो तब्दील कर रहे हैं? क्योंकि अब तक अधिकतर हिस्सों में, ज्यादातर इलाकों में हम देख रहे थे कि निशाने पर वर्दी वाला था, लेकिन शहरियों को इस तरीके से खुलेआम आकर कत्लेआम करना, ये किस तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है? और पर्टिकुलरली उस वक्त जब एक बड़ा सीजन जम्मू कश्मीर के लिए है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है 10-15 दिनों के बाद। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। और जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान को भारत ने स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया, और जी। मैं पाकिस्तान की चैनल्स भी देखता रहता हूँ, वहाँ रोना धोना हो रहा था कि सारे पड़ोसियों को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। तो भारत की, आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट का यही रहा है कि आप टेररिज्म बंद करिए तो हम आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत भी करेंगे और अच्छे रिलेशन रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इससे बुखलाई हुई थी, और उन्होंने डायरेक्शन दी है इन टेररिस्टों को कि कोई बड़ा हादसा किया जाए। और इससे बढ़िया क्या हादसा हो सकता है पाकिस्तान के लिए कि जो यात्री आए हैं उनको सॉफ्ट टारगेट हैं, उनको उन पर हमला करके उनकी बहुत सारी कैजुअलिटी करके हिंदू मुस्लिम फसाद कराए जाए भारत में, और दोनों कम्युनिटीज में टेंशन पैदा की जाए। और एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा गिफ्ट पाकिस्तान तो टेररिज्म ही पैदा करता है, यही तोहफा वो मोदी जी को दे सकते हैं। बाकी देशों के जितने भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए, वो अपनी शुभकामनाएं लेकर अपने लोगों की तरफ से आए। पाकिस्तान से क्या उम्मीद की जा सकती है इसके सिवाय? तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी डायरेक्शंस पर, जो उनके जो टेररिस्ट उनकी इशारों पर यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे ये करवाया है। अच्छा, और आपने इसको आपने वैद प्रॉपरली साहब, रैकी एक किया एक गया। एक इंटरव्यू के दौरान आपने वीडीजीज का भी रूल क्या है उस पर मैंने आपसे एक बार गुलिस्तान न्यूज़ पर सवाल पूछा था, तो आपने लोकल सपोर्ट की बहुत ज्यादा उस पॉइंट पर काफी तवज्जो दिलाई थी। इस बार ये एक तो ये बताइएगा कि वीडीजीज अगर काम करते हैं, सही तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, वाकई में ये मदद होगी सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो भी एक ऐसे टेरेन के अंदर जहां पर बड़ा मुश्किल है जंगलों में छानबीन इन लोगों की करना। फिर दूसरी बात ये कि वीडीजीज को भी जब टारगेट किया जाने लगा है, डीजीपी साहब परसों कह रहे हैं कि 70 से 80 लोग जो फॉरेन टेररिस्ट हैं इस वक्त ऑलमोस्ट हैं, तो ये तो नंबर बहुत बड़ा है, बड़ी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। और इस तरह के हालात पैदा जी करने का मतलब हुआ कि अभी भी शायद बहुत कुछ नापाक अजाइम हो सकते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन जो डीजीपी साहब ने कहा कि 70 से 80 फॉरेनर्स ऑपरेट करें, वो पूरी रियासत की बात करें, जिस
ज्यादातर लोग कश्मीर वैली में हैं और जम्मू में सिर्फ रजौरी पुंछ के इलाके में, और जी। हाल ही में एक इन्फिल्ट्रेशन उधमपुर के इलाके में हुई थी। तो ज्यादातर लोग जम्मू रीजन में, रजौरी पुंछ के इलाके में। तो उसमें ये जो आपका सवाल है कि बीडीजीज क्या यूजफुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। मैं तो कहता हूँ 400-500 या 1000 रजौरी पुंछ का, इस रियासी बेल्ट का जवान लड़कों को रिक्रूट करना चाहिए। एसपीओ वो जानते हैं, पगडंडियों को जानते हैं, वो एक एक रास्ते को जानते हैं, जंगलों में बकरियां चराने जाते हैं, भैंसे चराने जाते हैं, वो छुपने की जगह जानते हैं। तो उनको जरूर साथ लेना चाहिए। वो एक बहुत हेल्पफुल होते हैं आर्मी और पुलिस के लिए। उनको आर्मी और पुलिस के साथ लगाना चाहिए। और वो लड़के हर इलाके को जानते हैं, एक एक पगडंडी को जानते हैं। उन वो वही इनको आइडेंटिफाई करके इनकी लोकेशन। और जहां तक एनकाउंटर्स का सवाल, भारत की आर्मी सक्षम सिर्फ इनके कहाँ छुपे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गए हैं, वो पुलिस की जिम्मेदारी और वीडीजीज को एक्टिवेट करना चाहिए, लोगों से लेनी चाहिए। जी। बहुत हमने देखा किस तरह उन्होंने आज से 15 साल पहले सारा टेररिज्म खत्म करवाया। एक लास्ट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या किसी भी तरीके से मकामी लोगों से, लोकल से सपोर्ट ली जा सकती है इस पूरे ऑपरेशन में, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है और उन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली जिनको अब ज्यादा टारगेट किया जाने लगा है, राजौरी पुंछ, इन दो एरियाज के अंदर? लेनी ही, लोकल लोगों की मदद लेनी ही चाहिए। पुलिस की सफलता लोकल लोगों से ही होती है। जब तक आप उनके साथ अच्छा राब्ता नहीं मेंटेन करें, आप कामयाब नहीं हो सकते। लोकल लोगों का मदद लेना, हाँ, जो टेररिस्टों की मदद करता है, क्योंकि ये अगर जो रजौरी पुंछ में टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, ये लोकल नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो बैटल ट्रेंड है, जो अफगानिस्तान में जिनकी ट्रेनिंग हुई है, और इसमें कुछ पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर है। तो लेकिन इनको क्या मालूम कि कहां पर ये की बस जा रही, कहां पर शिवकोट की श्राइन है। तो इसमें कोई तो मदद करता होगा। ये इतना खाना पाकिस्तान से नहीं ला सकते हैं, इनकी कोई खाने में मदद करता होगा। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। बाकी ओवरऑल बहुत सारे लोग हैं जो लोकल देश के साथ, तो देश की फोर्सेस के साथ काम करते हैं। उनकी मदद लेकर ही आप इसमें कामयाब हो सकते हो। और मैं इसीलिए कहता हूं, इन जी। लोकल लड़कों को वहां को आर्मी और पुलिस के साथ लगाना चाहिए, उनको एसपीओ रिक्रूट करना चाहिए, और वो इनको बिलों से निकालकर आर्मी से एनकाउंटर करवा के भिड़न कर जेएनके पुलिस के साथ, जो हमारी एसटीएफ है, इनको खत्म करने में मदद कर सकते। एसपी वैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। ज़ाती मसरूफियात के बावजूद भी आप हमारे साथ ज्वाइन किए। थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम में आपका जो माहिराना तज्जिया था वो आपने हमारे साथ शेयर किया, अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा वादी कश्मीर की तरफ भी चलेंगे। हमारे साथ इसरार खान साहब भी हैं, फॉर्मर डीआईजी हैं, वादी कश्मीर से इस वक्त हमें ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया इसरार साहब आपका, और थैंक यू सो मच। वेलकम प्रोग्राम 5 के पंच में ज्वाइन करने के लिए। कैसे इस सारी सूरत हाल को आप देखते हैं? पहले हम कश्मीर प्रोविंस के अंदर ज्यादा इस तरह की हड़बड़ाहट, कभी बारामूला से, कभी कुपवाड़ा से, कभी बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की खबरें आती थी कि फलान जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई, अब यहां पर खतरा है। लेकिन बात यहां तक पहुंच गई है, कल तक जहां पर वर्दी वाले को टारगेट किया जाता था, अब तो शहरियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और पर्टिकुलरली उन लोगों को जो एक खूबसूरत इलाके के अंदर, खूबसूरत साबिका रियासत के अंदर, खूबसूरत यूनियन टेरिटरी के अंदर मेहमान बनकर आए थे, मजहबी मकामात का रुख कर रहे हैं। जी बहुत, सबसे पहले मैं अफसोस ही करना चाहता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ कि 10 के करीब जो है इनकी 9 से 10 लोगों की डेथ हो गई, और 30-35 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और मुझे बहुत अफसोस होता, अभी मैं फ़ोटो देख रहा था, एक छोटा मासूम बच्चे की भी डेथ हुई है, उसकी बॉडी की फ़ोटो देख रहा था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मैं बस दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, स्वर्ग में उनको जगह दे। और कुछ नहीं कह सकता कि वाकई कि वो एक मासूम लोग जो हैं, वो एक शिवखोड़ी जो है, ये अब इम्पोर्टेंस उसकी बनती जा रही है शिवखोड़ी की। वहीं ये लोग आए थे
और मैं जो देख रहा हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है ये अनअबेटेड है। ये इन्फिल्ट्रेशन जो है खुली चल रही है। जो मुझे लगता है, मैंने सांबा में भी सर्व किया है, कठुआ में भी सर्व किया है, राजौरी भी सर्व किया और पुंछ भी सर्व किया है, और मुझको ये लग रहा है कि ये सारे का सारा जो एरिया है यहाँ जो है इन्फिल्ट्रेशन को ये रोक नहीं पा रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन जो है अभी भी हो रही है, और ये ग्रुप जो हैं ये अभी भी एक्टिव। मैंने सुना था कि 2-2.5 महीने पहले की बात है कि ये बात भी सुनने में आई थी कि काफ़ी बड़ा जो है वहाँ से ग्रुप जो है इन्फिल्ट्रेट किया था, और वो वहाँ से निकल के बहुत आगे तक तमाम इलाकों में, इवन डुडू बसंतगढ़ वगैरह उस इलाकों में भी चले गए थे। और ये इलाका भी इसी तरह जो है वीरान पड़ा है, जैसा आप समझ सकते हैं। अभी वैद साहब की मैं बात सुन रहा था, और मैं फुल्ली इंडोर्स करता हूँ कि जब तक हमारी वहाँ प्रेजेंस नहीं होगी, चाहे हम वहाँ एसपीओस की शक्ल में वहाँ के कुछ लड़के ना लें, जब तक वो यूथ वहाँ ना लें। अब ये देखिए, ये कंडी बुद्दल से लेके उस इलाके से लेके राइट अप टू जो शिव खोड़ी के बीच का जो इलाका है, पहाड़ी इलाका है, ये तो मुझे लगता है कि एक पनाहगाह बना हुआ है मिलिटेंट्स की, कि एक्शन करके इस इलाके के अंदर वो जो हैं गायब हो जाते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे जितने वाक़े हुए हैं। तो ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वीरानी इलाकों में, मैं ये मानूं कि आपकी बात का जोड़ ये समझ पाऊं कि वीरान इलाकों को अब निशाना बनाया जाने लगा है, पनाह लेना हो, वहां से किसी भी तरीके की सपोर्ट हासिल करना हो, उन इलाकों से जो भी नकलो हरकत वहां पर हो रही है उसको मुतासिर करना एक मकसद हो सकता है इस तरह के नापाक अज़ाइम के पीछे? बिल्कुल, मतलब जाहिर है, तो यही तो लगता है कि जहां हमारी जो है प्रेजेंस नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो मैंने आपको एरिया बताया कि ये शिव खोड़ी देखिए कि 80 किलोमीटर के करीब है ये आपके कटरा से। इधर से अगर बुद्दल की तरफ से आप जाएं, राजौरी की साइड से जहां इंसिडेंट होते हैं, जहां काफ़ी मिलिटेंसी है, वहां से आप जाएं तो ये 50 किलोमीटर के करीब पड़ता है। ये संडरबनी से भी करीब पड़ता है, ये नौशहरे से भी करीब पड़ता है, ये बुद्दल कंडी से भी। मुझको तो ऐसा लगता है कि ये पूरा जो एरिया जो मैंने आपको बताया है, ये एरिया खाली पड़ा है। मतलब हमारे वी डोंट हैव द बूट्स देयर ऑन दीज टेरिटरीज। आई थिंक ये एरिया भी हमको जो है कवर करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह इनोसेंट लोगों के ऊपर कभी भी काफी खामोशी इन एरियाज के अंदर रही। इसरार साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, अभी वैद साहब से भी मैंने पूछा था कि लोकल का कितना रोल रहता है अगर इस तरीके से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां शुरू होती हैं। वसी टेरेन है, जंगलात हैं, बीच में ऐसी गुफाएं हैं जहां बरसों से कोई गया ही नहीं, क्या चल रहा है किसी को कोई मालूम नहीं। शायद टेक्नोलॉजी भी वहां तक फेल हो जाती है। लोकल्स खास तौर से, एक तो इस पॉइंट पर आपका क्या नुक्ता नजर है, कितनी और कैसी सपोर्ट रह सकती है? मुमकिन है कि इन ऑपरेशंस को कामयाबी के साथ, खुशउस्लूबी के साथ अंजाम दिया जा सकता है अगर लोकल्स की सपोर्ट ली जाए? और दूसरा, जो उन्हीं लोकल्स के बीच में से उठाकर जो पहले वीडीसीज होते थे वीडीजीज बना दिए गए, उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकने के लिए? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं वही आपसे एग्री करता हूँ कि इतनी दूर से आकर अटैक करके और निकल जाना। और सुनने में आया कि 2 नकाबपोश, एक बात आई है कि देखे भी गए हैं, तो बगैर सपोर्ट के मैं नहीं समझता कि ये काम हो सकता है। लोकल लेवल के ऊपर जो है हमें पेनिट्रेशन करना पड़ेगा डेफिनेटली। उन लोगों को ये जो एरिया मैंने बताया, जो इनकी पनाहगाह बनी हुई है, तो शायद डेफिनेटली इनको उस पर सपोर्ट हासिल है। अब अगर वो सपोर्ट हासिल है वो लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए और हमारी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, तो बेहतर तो यही है कि वहाँ जो है जैसे आपने कहा वीडीसी कायम की जाए और वहाँ से रिक्रूटमेंट भी की जाए। उस एरिया को पूरा जो है अपने इन्फ्लुएंस में लेना पड़ेगा कि जो किसी की एक सेफ हेवन जो है बना हुआ है, और हमें उसके ऊपर ज़रूर काम करना पड़ेगा, वरना इस तरह के जो नहत्ते लोगों की जो है जान जाती रहेगी। हम खाली रिएक्ट करते रहेंगे, यानी एक्शन हो गया, वो आए, उन्होंने लोगों को मारा और वो निकल गए, उसके बाद हम वहाँ पहुँच गए, हमने सर्चिस स्टार्ट कर दी, हमने घर घर घूमे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो
तब तक वो लोग कहीं के कहीं निकल गए होते हैं। अच्छा, इस तरह के बड़े हमले होना, फिर अकीदतमंदों को निशाना बनाना, फिर एक ऐसी खूबसूरत रियासत और मौजूदा यूटी के अंदर जहां पर मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, उनके दरमियान एक तफर्रुक पैदा करना, ये कोशिशें भी हो सकती हैं। लेकिन एक सियासी नुक्ता नज़र ये भी है, चूंकि आप एक सियासी जमात से भी वाबस्ता हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ये भी सोचती हैं कि इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमसाया मुल्क के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू होना चाहिए। आप ज़ाती तौर पर इसके पर क्या सोचते हैं? मैं एज एन एक्स पुलिस ऑफिसर भी, चाहे आप कह लें तो, या एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने की हैसियत से भी कह लें, लेकिन मेरा अपना जहन तो ये बात यही कहता है कि बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। ये चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अगर आप देखें तो बहुत साल पहले बॉर्डर हमारा, एक बड़ी छोटी सी मिसाल है कि बहुत एक्टिव था ये कठुआ और सांबा वगैरह का, सुबह शाम बमबारी चलती थी और लोगों का जीना हराम था। उसके बाद से जो है कुछ फ्लैग मीटिंग हुई, कुछ वहाँ जनरल लेवल पे कुछ बातचीत हुई और एक समझौता हुआ, और देखिए सडनली वहाँ जो फायरिंग वगैरह और बमबारी का सिलसिला जो है आज तकरीबन 1-2 साल से जो है बंद हो गया और लोगों ने सुख का सांस लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बात करनी पड़ेगी और हमें बात करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो वहाँ उनकी अपनी भी जो हालत है उसके मुताबिक मैं बदहाली काफ़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी कुछ वहाँ हालात ऐसे हैं कि ये बड़ा समझ नहीं आएगा कि बातचीत आप किस ग्रुप के साथ करें, किससे बात करें, किसके हाथ में इख्तियार है। लेकिन फिर भी बातचीत की एक कोशिश जो है करेंगे तो ये मसले का हल निकल आएगा, क्योंकि अब उनके भी जहन में मैंने बहुत से उनके लीडरों को भी बात कहते हुए और करते हुए सुना है कि वो भी चाहते हैं कि इसको पुरअमन तरीके से ही हल किया जाए। वो भी अब इस मसले को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना माहिराना तज्जिया हमारे साथ शेयर करने के लिए, बात करने के लिए इस अहम और हसास मौजू पर। बहुत बहुत शुक्रिया। वादी कश्मीर से हमारे साथ साबिक सीनियर पुलिस अफसर इसरार खान साहब थे। और अब जब रियासी की बात हो रही है तो चूंकि आज मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कल से जब ये हुआ तो उसके बाद हमने देखा एहतजाजी मुजाहिरे काफ़ी हुए, प्रोटेस्ट काफ़ी हुए। तो चलते चलते ज़रा आपको अपडेट भी देते चलें कि मुख्तलिफ इलाकों में बंद का भी असर देखने को मिला। बंद रहा, एहतजाज हुआ, पाकिस्तान के पुतले नजर आतिश किए गए, अलग अलग मकामात पर टाइज जलाकर नाराज़गी का इजहार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। डोडा, किश्तवाड़, कटरा, जम्मू, भद्रवाह के अंदर एहतजाज हुए और बंद का भी असर बहुत सारे इलाकों में देखा गया, जिसकी वजह से तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हुई। और इतना ही नहीं, बंद से तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल रखी गई थी या कामकाज मुतासिर हुआ। मगर ये सारी चीज़ें उस वक्त हो रही थी जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा था। तो गहरे दुख और अफसोस का इजहार इस पूरे वाक़े पर किया जा रहा है। फायरिंग के बाद हादसा पेश आया, लोगों की जानें गई। और आप सब जानते हैं कि ड्राइवर विजय कुमार, जिसका ताल्लुक दसानू राजबाग गांव से था, जबकि कंडक्टर अरुण कुमार कटरा के कंडेरा गांव का रहने वाला था। दोनों रियासी ज़िले में बाकी मुतासरीन में जो राजेंद्र प्रसाद पांडे साहिनी हैं, ममता साहिनी हैं, पूजा साहिनी, उसके अलावा उनकी 2 साला बेटी टीटू साहनी, सभी राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। शिशु गुप्ता, रूबी और 14 साला अनुराग वर्मा और उत्तर प्रदेश से जिनका ताल्लुक था। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर शीशपाल महाजन के मुताबिक जिला इंतजामिया जो लाशों को उनके मुतल्लिका रियासतों तक भेजने का काम मुकम्मल कर चुकी है। हमले में 3 से 50 साल की उम्र के 41 अफराद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई थी और उसके बाद कुछ लोग उनमें से दम तोड़ बैठे थे। तो उसका असर ये कि अलग अलग इलाकों में बंद रहा। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंद की कॉल का अच्छा खासा असर देखने को मिला। डोडा, किश्तवाड़, रियासी, बजरंग दल हो, शिवसेना हो, सनातन धर्म सभा हो, दीगर तमाम टीमें हों, एहतजाज का असर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने पड़ा। इधर तहकीकाती अमल शुरू कर दिया गया है और ख़बर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में राजभवन के बाद जम्मू के पुलिस जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर एक आला सतही इजलास इस वक्त चल रहा है। हो सकता है कि कुछ बड़े फैसले लिए जाएं और मरकज़ी वज़ारत दाखिला को एक रिपोर्ट भी इस हवाले से पेश की जाएगी।
चलिए 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है।